बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, सबसे पहले आपकी टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने पेपर करना है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ें। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद उसकी, जैसे मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवा रही होती हूँ कि ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको अंडरलाइन करें, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। की पॉइंट सारे पेपर के आप अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले तो पेपर को आराम से सुकून से बैठ के पढ़ें। वापस आके मुझे स्टूडेंट कहता है, अच्छा मैम ये वाला क्वेश्चन भी आया था, मैम मैंने तो जल्दी जल्दी में देखा, कोई नहीं, ये तो ज्यादा आसान था। ये वाला काम आपने नहीं करना। आप 5 मिनट ले लें, आप 10 मिनट ले लें, क्वेश्चन पेपर को आराम से बैठ के पढ़ें। उन 10 मिनट के अंदर अंदर आपने एक तो डिसाइड करना है कि ये जो 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह आते होंगे, अगर आपको जिस तरह से मैं गाइड कर रही हूँ और आपने वो बुक्स तैयार कर ली, इंशाल्लाह आपके पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस बच जानी है, ठीक है, एक की तो बचनी बचनी है। आपने उसमें से डिसाइड करना है ये 5 क्वेश्चन मुझे आते हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन कौन से मार्क्स के लेंगे कि मेरे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, उसको आपने टिक मार्क कर लेना। उसके बाद आपने अंडरलाइन करना है पेपर को। आप पूरे पेपर को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन मीन्स कि उसके की वर्ड्स आप अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद आपने देख लिया, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप बैठे इसको, आपने अपना, देखिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिवाय रोल नंबर के कुछ भी अलाउड नहीं होता, वो आपने कुछ और लिखना भी नहीं, लाइन भी नहीं लगानी उसके ऊपर, कुछ भी नहीं करना। जो रूल्स है आप उसको होली फॉलो करेंगे, लेकिन जो आपकी आंसर शीट है ना, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरी आदत क्या थी, वो जो आंसर शीट होती थी ना, उसकी सेकंड लास्ट लीफ को मैं छोड़ देती थी। सेकंड लास्ट लीफ के ऊपर ना मैं पेंसिल से आउटलाइन बना लेती थी। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उसके की पॉइंट्स पहले से अंडरलाइन हुए हुए होते थे। उसके बाद मैं इसको पकड़ती थी और मैं इसकी सबसे पहले मैं देखती थी, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आ सकता है, जल्दी 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 मैं आउटलाइन बनाती थी। उसमें ना उस वक्त कोई अल्लाह की तरफ से कुछ नजूल ही हो रहा होता है, आपको कोट्स भी याद आ रही होती हैं, आपको सारा कुछ हो रहा होता है, जल्दी 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 आउटलाइन बना, ठीक है। आउटलाइन बनाने का फायदा ये होता है, आउटलाइन बनाने के बाद आप ये देखें कि मैंने, अब मेरे पास टोटल टाइम जो है पेपर पढ़ने के बाद, सारा कुछ करने के बाद और सिग्नेचर करने के बाद जो है मेरे 15 मिनट ज़ाया हो गए हैं या 20 मिनट चले लग गए। बाकी जो क्वेश्चन आप 20 मिनट एक्स्ट्रा रखें और बाकी पेपर को आप 30 मिनट्स पे डिवाइड कर दें कि मैंने जो है 25 मिनट्स तक सिर्फ लिखना है, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बीच में बेटा जो आपका टाइम होगा ना, जो मिड होगा, उसमें आपने एनी 3 to 5 कोट्स लिख देनी है। कोशिश करें 5 to 7 होनी चाहिए, नॉट 3 to 5। 5 to 7 कोट्स मस्ट होनी चाहिए अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं। नहीं तो अगर दरमियाने मार्क्स लेने हैं, सिर्फ पास होना, तो 3 भी काफी है। 5 कोट्स आपने लिख दी, 5 कोट्स आपने मिड में लिखने के बाद जो कंक्लूजन देना बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको लग रहा है कि टाइम शॉर्ट रह गया, मिड को फौरन से कंपाइल करें, जो आपका मिडल ऑफ द क्वेश्चन होगा उसको जल्दी से कंपाइल करें इन 25 मिनट्स। आप देखें घड़ी के ऊपर 25 मिनट हो गए, जल्दी से कंपाइल करें 25 मिनट के अंदर अंदर, मिडल को कंपाइल करें। आखिरी 5 मिनट फोकस ऑन द कंक्लूजन। स्टूडेंट तीन तीन लाइनों का कंक्लूजन लिख देते हैं, टेस्ट में भी आप लोग यही गलतियां कर रहे हैं। बेटा कंक्लूजन कभी 3 लाइन्स का नहीं होता। कंक्लूजन ओवरऑल जनरल व्यू देना होता है कि देखें पीछे हमने सारा कुछ ऑर्गुमेंटेशन डी ऑर्गुमेंटेशन कर ली, अब आपका व्यू पॉइंट क्या है। हमने अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से बताना है कि जेन ऑस्टन क्या कर रही थी, कैरेक्टर्स क्या कर रहे थे, मेरा अपना जाती ख्याल क्या है। इसको कंक्लूजन स्टूडेंट ने लिखा होता है, फॉर एग्जांपल ये कंक्लूजन है ना, सो वी कंक्लूड दैट द कैरेक्टर मोटिवेशन एंड एक्टर ऑफ मेल शूटर इन और दिस क्वेश्चन को रिपीट करके लिखा होता है, ये थोड़ी कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन के अंदर कोशिश करें एक किसी और क्रिटिक की कोट ऐड करते हैं जो जेन ऑस्टन की ना हो। जेन ऑस्टन के बारे में किसी और क्रिटिक ने कोई बात कर दी, आप वो लिखें। तो कंक्लूजन मीन के क्रिटिकली आपने बताना है ओवरऑल लुब्बे लबाब उस पूरे उसका, और कंक्लूजन शुड बी 7 to 8 लाइन्स, ठीक है। आपका कंक्लूजन जो है वो जो सीधी लाइनें होंगी ना, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उस लीड की, तो बेटा आपका कंक्लूजन स्ट्रांग होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, आपका बिगिनिंग है, मिडल है और कंक्लूजन जो है अनएंडेड पोजीशन में ना, आपका वो क्वेश्चन जो है ना हाफ कंसीडर किया जाता है। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, मिडल छोटा है, कंसाइज हो गया ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, कम रह गया, और आपका कंक्लूजन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बेटा वो कंप्लीट क्वेश्चन होगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाने।
लेकिन आपका बिगिनिंग हो गया, मिडल हो गया और आपने कंक्लूजन छोड़ दिया, वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन कंसीडर होता है और उसके आपको 4 से 5 नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक और चीज ख्याल कीजिएगा, जो इंट्रोडक्शन होता है दैट शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये चीज पूछ रहा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पूछ रहा है क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर, मोटिवेशन एंड एक्शन ऑफ मेल सूटर्स। मेल सूटर्स यानी कि जो मेल सूटर्स कौन थे, जो कि मतलब जो चाह रहे थे कि इस लड़की से हमारी शादी हो जाए, तो वो आपने बताना है। ठीक है, तो मेल सूटर्स की ही आप बात करेंगे। पहले आप बताएंगे भाई ये मैरिज बेसिक इसकी थीम मैरिजेस पे है, दिस एंड सो ऑन, एंड देन यू विल कम टू द मेन पॉइंट। फिर आप उसमें बीच में कहीं जेन ऑस्टन का भी बता दें, प्राइड एंड प्रेजुडिस के थीम के बारे में बता दें, लेकिन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द जो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए। ये बेटा छोटी छोटी चीजें, इनका बस ख्याल रखिएगा। यकीन करें आपका पेपर कभी इनकम्प्लीट नहीं होगा। हमेशा मेरे पास आखिर में 10 मिनट बच जाते थे पेपर के, जिसमें मैं आराम से बैठ के अपना पेपर चेक करती थी, और मैं एक पेन से पेपर करती हूँ। हमेशा मैंने एक पेन के साथ पेपर किया। फॉर एग्जांपल बॉल पेन उठाया ना, मैं बार बार मार्कर नहीं खोलती बंद करती, मैं बॉल पेन के साथ एक ही दफा लिख लेती हूँ। बाद में जो हाईलाइट करना होता है मैं एंड पे जाके मार्कर उठाती हूँ। मार्कर उठाने के बाद एक ही दफा मार्कर खोला, पेपर चेक भी करते गए और उसको बोल्ड भी करते गए, लेटर्स को अंडरलाइन भी मैं मार्कर के साथ फिर ऐसे करती हूँ। तो बेटा ये होता है टाइम बचाने का तरीका, कम वक्त में आप ज्यादा बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ गई पेपर कैसे सॉल्व करते हैं? एंड पे जाके मैम लेंथ कितनी होनी चाहिए? बेटा 1000 वर्ड्स। अगर आप उन लीव्स की बात करें तो वो जो आपके पेजेस बनते हैं, ठीक है, मैं पेजेस की बात कर रही हूँ। अगर लीव की बात करें, दोनों साइड्स की बात करें तो वो 16 पेजेस बनते हैं, और लीव की बात करें तो वो 8 पेजेस, 8 साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पेज नंबर 1 पेज नंबर 2। आप बुक के अंदर देखें ना, एक साइड पे लिखा होता है पेज नंबर 1, एक साइड पे पेज नंबर 2। तो पेजेस आपके होने चाहिए तकरीबन 12 से 16 पेजेस होने चाहिए एक क्वेश्चन के। और अगर लीप है, अब आप मुझे जब टेस्ट देते हैं, आप देते हैं मुझे तंग लकीरी के ऊपर, ठीक है, आप मुझे उर्दू वाले पेपर पे नहीं देते। अगर उर्दू वाला पेपर है तो दैट शुड बी योर, जो आंसर है ना आपका, वो तकरीबन एटलीस्ट 8 पेजेस का होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 8 पेजेस का। और उसके अंदर भी देख लें कि एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होता कि आप खुला खुला करके लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या पेजेस भर देंगे खुला खुला करके तो आपको। एक चीज याद रखिएगा बेटा, ज्वाइनिंग नहीं लिखनी। जिन जिन की ज्वाइनिंग है अपनी ज्वाइनिंग ठीक करें। ज्वाइनिंग राइटिंग आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप लोग सिंपल राइटिंग में लिखेंगे, जैसे ये वाली ज्वाइनिंग राइटिंग में मार्क्स नहीं आते। हमेशा सिंपल राइटिंग यूज करें। एग्जाम्स में अगर अच्छे मार्क्स लेने, इजी वर्ड्स में लिखें और सिंपल राइटिंग में लिखें, ठीक है। और जो आपके वर्ड्स हैं दैट शुड बी 1000 वर्ड्स। अब वो 6 पेपर्स पे आते हैं, वो 10 पे आ जाए या कुछ भी आ जाए। अब होता ये, बाज लोग बहुत कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके बड़े अच्छे मार्क्स आए, उसके 250 मार्क्स आए इन पार्ट 1। अच्छा, उसको मैं एंड तक कहती रहेगी, मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा खुला करके लिखो। बहुत कॉम्पैक्ट लिख देती थी, यानी कि इतना कॉम्पैक्ट लिखती थी, 1000 से ज्यादा ही वर्ड्स होते थे उसके, लेकिन क्या था कॉम्पैक्ट। लेकिन अगर उसका मटेरियल बहुत ज्यादा होता था, अगर वो थोड़ा सा, वो जिस तरीके से मैं उसको समझा रही थी कर लेती ना बेटा, एट दिस टाइम उसी लड़की के 280 to 285 मार्क्स आते हैं। लिखा सब स्टूडेंट्स ने वही कुछ होता है, टेक्निक्स डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनके मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन क्लास? मैम आप अपने बारे में बता रही थी कि राइटर के बारे में लिखनी थी, तो हाँ कोई हाँ। भी क्वेश्चन है इसमें पहले राइटर के बारे में लिखो, चाहे वो उसके रिलेटेड नहीं ना नहीं हो क्वेश्चन के। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात आई है, फिर आप ऑस्टन के रेफरेंस से लिखेंगे। अगर उसने राइटर के बारे में आपसे नहीं पूछा, डोंट स्टार्ट विद द राइटर, हमेशा बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये जो राइटर वाली जो चीज होती है ना, हमेशा देखें, ठीक है राइटर के बारे में आप जरूर लिखें, लेकिन सबसे पहले आप प्राइड एंड प्रेजुडिस ये क्वेश्चन का एक लुब्बे लुबाब बना लें, एक इंट्रो बना लें, इंट्रो पैराग्राफ बना दें, उसके बाद आप बेशक राइटर को लिखें कि ये राइटर था, उसने ये लिखा था, या ये फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये ना, critically analyze a character, आप लिखेंगे Pride and Prejudice is written by the Jane Austen who was a prolific writer and this and so on, जिसने जो है थीम ऑफ मैरिजेस के बारे में बात की है। लेकिन अगर हम थीम ऑफ मैरिज की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल सूटर्स की बात हो रही है ना,
तो फिर आप फाइनली आप वो करेंगे कि वो क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर एंड मोटिवेशन एंड जो भी सो ऑन ना, आप इसको लेके चलेंगे कि भाई ये सारी सूटर्स और मेल सूटर्स और इसके बारे में सारी बातें होती हैं, तो ये सारी चीजें आप लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने स्टार्टिंग में राइटर के बारे में लिख देना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आपने वो क्लासरूम के ऊपर उसका बनाया था, बिकॉज मुझे नहीं नजर आया वो जो लास्ट असाइनमेंट आपने दी थी इसकी अलग किया मैं उसको बेटा, अभी अपलोड करती हूँ, फिर आप वहीं पे वो कीजिएगा अपलोड उसको ना। सेव्ड है ना आपके? ठीक है।